हेलो स्टूडेंट्स। तो ये मेरी फ़र्स्ट यूट्यूब वीडियो है और फर्स्ट आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ़ कि मेरा नाम है दिया, ठीक है। और मैं आपको नाइन्थ क्लास की पूरी साइंस करवाने लगी हूँ और ये मेरी फ़र्स्ट यूट्यूब वीडियो है। ऑब्वियसली फ़र्स्ट चैप्टर में करवाने लगी हूँ और जो आप सामने देख रहे हो स्क्रीन के, जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। होप आप अभी एक दो वीडियोस मेरे से पढ़ के देखो, अगर आपको अच्छा लगेगा देन कंटिन्यू, ठीक है। और मुझे रिव्यूज़ भी देना कैसा लगता है। चलो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट। तो फर्स्टली मैं जो आपको नाइन्थ क्लास का चैप्टर मैंने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ही क्यों चुना, ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ द नेक्स्ट पेज। लेट्स स्टार्ट जी। चलो, तो सबसे पहले अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। क्या बताती हूँ कि जो आपकी साइंस है, नाइन्थ क्लास की जो साइंस है, राइट, जो साइंस है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है फिज़िक्स होती है। सेकंड क्या होता है? केमिस्ट्री। थर्ड क्या होती है? बायोलॉजी। ये बायोलॉजी इसको मान लो, ठीक है, बायोलॉजी होती है। तो साइंस के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज़ केमिस्ट्री, फर्स्ट इज़ फिज़िक्स, सेकंड इज़ केमिस्ट्री एंड थर्ड इज़ बायोलॉजी, ठीक है। तो आपकी अभी सब्जेक्ट जो साइंस सब्जेक्ट है ना, उसमें पार्टीशन नहीं की हुई है कि ये चैप्टर फिज़िक्स का है, ये केमिस्ट्री का है, ये बायो का, ऐसे पार्टीशन नहीं की हुई है। आपके तीनों सब्जेक्ट्स के जो चैप्टर है वो मिक्सअप करके दिए हुए हैं और एक नाम दिया हुआ है कि वो साइंस है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप 11th में आओगे ना, आपको पता चलेगा कि साइंस के भी 3 पार्ट्स हैं, जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपके अलग अलग 3 सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, अगर आप मेडिकल चूज़ करोगे तो। ओके, मैं आपको और भी आगे आगे बातें बताऊंगी। अभी आप इनिशियली ये याद रखिए, याद नहीं रखना है, बस दिमाग में बिठा लीजिए। और ये जो मैंने चैप्टर चूज़ किया है ना, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना, वो जो है वो बायोलॉजी का चैप्टर है। ओके, वो चैप्टर कौन सा? बायोलॉजी, दैट इज़ इसका चैप्टर है, बायोलॉजी का चैप्टर है। और मैंने ऐसे डिसाइड किया है कि फर्स्टली मैं आपको बायो का ये जो चैप्टर है, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये करवाऊंगी। उसके बाद मैं आपको फिज़िक्स या फिर केमिस्ट्री का, ऐसे में मतलब कि मैं सीरियस वाइज लेके चलूँगी। पहले बायो का एक चैप्टर, फिर यहाँ तो केमिस्ट्री पकड़ूँगी और फिर उसके बाद एक चैप्टर फिज़िक्स का, ऐसे एक चैप्टर तीनों सब्जेक्ट्स के करेंगे। पहले बायो, फिर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ऐसे करके हम अपना सिलेबस कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने बायो से इसलिए शुरू किया, आपको रीज़न बताता हूँ, इसलिए शुरू किया क्योंकि जो बायो होती है ना, वो कंपैरेटिवली फ़िज़िक्स एंड केमिस्ट्री से ईजी होती है, ठीक है। फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री से ईजी होती है कंपैरेटिवली। तो आपको इनिशियली बायो से इसलिए स्टार्ट करी हूँ ताकि आपका बेस बने, आपको पता चले कि साइंस इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर मैं अभी से ही फिज़िक्स से स्टार्ट कर दूँगी ना, तो आपको हुआ बन जाएगा माइंड में कि साइंस ये वो इतनी मुश्किल है, नहीं होगा फिर ऐसे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपसे इसलिए ईजी चैप्टर दैट इज़ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बहुत 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 ईजी है और मैं आपको से टिप्स पे लर्न करवा दूँगी, ये मेरी गारंटी है। आपको पूरा चैप्टर टिप्स पे, फिंगर टिप्स पे लर्न होगा। एक सिंगल लाइन की एनसीईआरटी की सिंगल लाइन भी नहीं छूटेगी, ठीक है। सीबीएसई के सारे क्वेश्चंस, कोई भी बोर्ड हो, आप कर पाओगे, ठीक है। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ फर्स्ट ना कि एनसीईआरटी में अगर आपके पास बुक होगी, नहीं तो मैं आपको एनसीईआरटी भी साथ साथ में कवर करवाऊंगी, दैट इज़ रीड करवाऊंगी, ठीक है। फर्स्ट आपकी इंट्रोडक्शन दी हुई है और हाँ, फर्स्ट आपकी इंट्रोडक्शन दी हुई है। तो तब आप पहले 1-2 वीडियोस में मेरे से पढ़ के देखोगे मैं कैसे पढ़ाती हूँ और मुझे बताओ, ताकि मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट भी करूँ कुछ, ठीक है। हाँ, तो अब सबसे पहले क्या है? इंट्रोडक्शन। तो जो चैप्टर का नाम है ना, पहले इसको समझते हैं। चैप्टर का नाम है दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सॉरी पेन नहीं लिया मैंने दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या है? पहले इस लाइन का मतलब समझो। जो चैप्टर का नाम है ना आपका,
उस लाइन का मतलब समझो क्या है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल माने कि बेसिक। क्या मतलब? बेसिक। कोई भी बेसिक चीज़, जैसे कोई चैप्टर का ना, चैप्टर एक ना कॉन्सेप्ट पे बेस होता है। जैसे फिज़िक्स होती है, जैसे फिज़िक्स का नाम है, आपके आगे चैप्टर्स का नाम होगा वर्क एनर्जी, तो वो उसका बेसिक क्या है? वर्क पे है चैप्टर पूरा, मतलब कि वो एक कंसेप्ट है ना, कि एक कंसेप्ट पे पूरा एक चैप्टर बेस्ड होगा। जैसे ये चैप्टर है ना फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये एक सेल मैं आपको बताती हूँ क्या होता है कि उस पर बेस्ड है। तो फंडामेंटल क्या होता है? एक बेसिक चीज़ जिस पे पूरा चैप्टर खड़ा है अगर आपको मैं चैप्टर के रिलेट करके बता रही हूँ, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट का मतलब है एक बेसिक चीज़, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की बेसिक चीज़ क्या है? मतलब कि लाइफ किस पे बेस्ड है, ठीक है। लाइफ किसकी आधार पे है? तो हमारी जो लाइफ है, लाइफ हमारी मतलब हमारी बॉडी है ना, हमारी बॉडी है तो हमारी लाइफ है। तो यहाँ पे हम हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट के बारे में बात करेंगे। दैट इज़ यूनिट मतलब कि हमारी बॉडी किससे बनी है, ठीक है। हमारी बॉडी, हम इस लाइफ को यहाँ पे बॉडी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लाइफ कहने का मतलब है कि हमारी ज़िंदगी माने हमारी बॉडी, ठीक है। हमारी बॉडी का बेसिक यूनिट मतलब कि हमारी बॉडी किससे बनी है, उसका मतलब कि वो यूनिट क्या है जिससे हमारी, सबसे छोटा यूनिट क्या है जिससे हमारी बॉडी बनी है, उसके बारे में हम बात करने लगे हैं। तो ये चैप्टर का मतलब है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज़ हमारी लाइफ का फंडामेंटल यूनिट क्या है वो। चलो आगे समझते हैं। फर्स्टली मैं इसको इरेज कर देती हूँ। तो सबसे पहले क्या हुआ कि सबसे पहले हमने एग्ज़ाम, सबसे पहले पता कब की बात है? ये 1665 की बात है। कब की? 1665 में किसी इंसान ने 1665 में किसी इंसान ने एक थिन स्लाइस कॉर्क को एग्ज़ामिन किया। अब थिन स्लाइस कॉर्क का क्या मतलब है? सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन में बता रही हूँ, ठीक है। ये सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप बुक में देखेंगे कि एक पैरा दिया हुआ है, ठीक है। उसमें अगर आप खोल सकते हैं तो बुक साथ में खोलिए, तो क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि सबसे पहले ना एक थिन मतलब पतला सा स्लाइस क्या होती है? एक स्लाइस क्या बोलूँ अब मैं? स्लाइस कोई पीस है ना, एक पतला सा कॉर्क का पीस एग्ज़ामिन किया गया। अब आप पूछोगे, आपके माइंड में आएगा ये कॉर्क क्या होती है? तो कॉर्क बताती हूँ मैं बेटा, रुको। कॉर्क होती है, पेड़ देखे है ना आपने, आपके घर के आसपास पेड़ होंगे है ना, उसकी जो स्टेम होती है, स्टेम माने तना जो होता है, तना जो होता है ना, उस पर आप देखोगे कि बाहर की तरफ ना कुछ ब्राउन सा होता है ना। उसकी कवरिंग, जो स्टेम की कवरिंग ब्राउन सी, हार्ड सी है ना, रस्ट सी, ब्राउन सी है ना, ऐसी होती है। तो वो ब्राउन सी जो चीज़ होती है ना, वो उसको हार्ड सी ब्राउन सी चीज़, उसको कॉर्क कहते हैं, ठीक है। तने की अंदर की जो, जब आप पेड़ काटते हो तो जो अंदर से होता है वो नहीं कह रही हूँ मैं, बस पेड़ की कवरिंग जो होती है ना, डार्क ब्राउन कलर की कवरिंग होती है। आप जब पेड़ कटा हुआ देखोगे तो अंदर से लाइट कलर का ब्राउन होता है, बाहर से डार्क ब्राउन होता है। जो बाहर से डार्क ब्राउन कवरिंग है ना, उसको कॉर्क बोलते हैं, ठीक है, कॉर्क। तो किसी ने क्या किया 1665 में, कॉर्क के कोई पीस काटा, ठीक है, थोड़ा सा पीस काटा, उसको एग्ज़ामिन किया मतलब कि उसको उस पर रिसर्च की कि ये क्या है, ये चीज़ क्या है, ये किसका बना हुआ है ना, ये सब देखा है, ये होता क्या है। ये एग्ज़ामिन का मतलब कि उस पर स्टडी करना कि वो है क्या चीज़, वो किससे बनी हुई है, ठीक है। तो किसी ने 1665 पे थिन पतली सी
स्लाइस ऑफ कॉर्क, कॉर्क की पतली सी स्लाइस काट के उस पर एग्ज़ामिन किया, ठीक है, एग्ज़ामिन किया। तो वो शख्स कौन था जिसने एग्ज़ामिन किया? वो शख्स कौन था? तो वो शख्स था अपना, उस शख्स का नाम है रॉबर्ट हुक। क्या नाम है? ये टी नहीं लिखा जा रहा। उस शख्स का नाम है रॉबर्ट हुक। क्या नाम है? रॉबर्ट हुक, जिसने 1665 में रॉबर्ट हुक ने ये कॉर्क पे स्टडी की थी। मैंने बोला था ना कि किसी ने 1665 पे कॉर्क पे स्टडी की थी, प्लांट की कॉर्क पे, ठीक है। और वो शख्स कौन है? वो शख्स का क्या नाम है? रॉबर्ट हुक, ठीक है। अब रॉबर्ट हुक ने जब स्टडी कर रहा था ना, तो क्या हुआ? रॉबर्ट हुक जब स्टडी कर रहा था ना, उसने क्या देखा? उसने देखा कि जो कॉर्क का स्ट्रक्चर है, जो अब देख रहा है, वो स्टडी कर रहा है, क्या देखेगा? वो कॉर्क के अंदर ही देख रहा है ना कि क्या है उसमें। तो कॉर्क का जब उसने स्ट्रक्चर देखा ना, वो स्ट्रक्चर उसका कैसा था? जैसे आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा है, मधुमक्खी का घर कैसे होता है, उसमें छोटे छोटे से गोल गोल से कंपार्टमेंट्स होते हैं, है ना। जब आपने आपके घर पर लगता ही होगा, तो आपने देखा होगा उसमें गोल गोल से छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं। तो वो जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उसका जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, वैसे ही सेम कॉर्क का स्ट्रक्चर था। दैट इज़ जो कॉर्क का स्ट्रक्चर है। और एक मिनट, जो मधुमक्खी का छत्ता है ना, उसको बोलते हैं हम हनीकॉम्ब। क्या बोलते हैं? हनीकॉम्ब। क्या बोलते हैं? हनीकॉम्ब। तो जो कॉर्क का स्ट्रक्चर था ना, वो बिल्कुल रिसेम्बलेंस कर रहा था। किससे रिसेम्बलेंस कर रहा था? हनीकॉम्ब से। हनीकॉम्ब मतलब मधुमक्खी का छत्ता। क्या? मधुमक्खी का छत्ता। तो जो कॉर्क का स्ट्रक्चर किससे रिसेम्बलेंस, मतलब कि किसका मिल रहा था? रिसेम्बलेंस मतलब मिलना जुलना। तो उसका स्ट्रक्चर जो है, कॉर्क का स्ट्रक्चर हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर के जैसा था। अब हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर कैसा होता है? उसमें कंपार्टमेंट्स होते हैं। कंपार्टमेंट्स मतलब कमरे, छोटे छोटे से। देखा होगा आपने कैसे छोटे छोटे से होल्स होते हैं, उसमें कमरे टाइप होते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता था? कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो वैसे ही सेम उसने देखा कि जो हमारी कॉर्क है, उसमें भी कंपार्टमेंट्स हैं। उसमें भी क्या है? कंपार्टमेंट्स। तो जो कॉर्क होता है, उसमें भी छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं, छोटे छोटे कमरे की तरह कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। और अब कॉर्क पे आते हैं। अब मैं आपको फिर से जो मैंने पढ़ाया है वो रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले क्या किया? रॉबर्ट हुक ने एग्ज़ामिन किया। कब किया? ये इंपॉर्टेंट डेट है, 1665 को याद रखना है। ये MCQ टाइम में आ सकता है। 1665 इसको याद रखना है कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क के पीस को एग्ज़ामिन किया। कॉर्क क्या होती है? वो जो पेड़ का ब्राउन कलर का तना, जो कवरिंग होती है पेड़ की, उसको कॉर्क कहते हैं। थोड़ी सी पतली सी थिन स्लाइस उसने काटी कॉर्क की और उसको एग्ज़ामिन किया। उसने क्या देखा? आपने एग्ज़ामिन क्या किया कि जो कॉर्क का स्ट्रक्चर था वो रिसेम्बलेंस कर रहा था। वो किससे रिसेम्बलेंस कर रहा था? हनीकॉम्ब से, ठीक है। और हनीकॉम्ब में क्या होते हैं? छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो उसने ये भी देखा कि जो कॉर्क होती है उसमें भी छोटे छोटे कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर है। किसका? कॉर्क का कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और डीप में जाती हूँ कि कॉर्क क्या होता है। कॉर्क जो होता है ना, कॉर्क के बारे में बताती हूँ क्या होता है। आज मेरा मन कर रहा है कॉर्क के बारे में आपको डीप में बताऊँ। डीप में नहीं बता रही हूँ, ये आपकी NCERT में है वैसे, ठीक है। कॉर्क क्या होता है? कॉर्क इधर आपके NCERT में लिखा हुआ है कि वो सब्सटेंस जो आपकी ट्री की बार्क से आता है, ठीक है। कॉर्क क्या लिखा हुआ है कि वो सब्सटेंस जो आपकी ट्री की बार्क मतलब कि तने से, स्टेम से आता है, उसको कॉर्क कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? कॉर्क कहते हैं, ओके। अब ये जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की ना, वो एक क्या थी? चांस डिस्कवरी थी। क्या थी? चांस डिस्कवरी।
वो क्या थी जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की, वो एक चांस डिस्कवरी। अब आप बोलोगे चांस डिस्कवरी क्या होता है भाई? चांस डिस्कवरी होता है जैसे जाने अनजाने में डिस्कवरी हो जाना, ठीक है। जाने अनजाने में उसको पता नहीं चला कि उसने देखा अच्छा ये चीज़ है, उसमें कंपार्टमेंट्स है, लेकिन उसने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया उसको, बट ये उसको नहीं पता था कि ये उसने बहुत बड़ी डिस्कवरी कर दी है, ठीक है। ये चांस डिस्कवरी थी। वो तो ऐसे ही देख रहा था, उसको क्या पता था कि वो उससे इतनी बड़ी डिस्कवरी हो जाएगी, जिसके बारे में आपको बताती हूँ आगे कि उसने क्या डिस्कवर किया, ठीक है। उसकी ये चांस डिस्कवरी थी, और उसने ये डिस्कवरी किसकी हेल्प से की थी? अब देखो ये जो कॉर्क है आपको बाहर से कैसे दिखती है? ऐसे दिखती है ना, कि ऐसे प्लेन सा कुछ लकड़ी है ना, आपको तो नहीं दिखता उसके अंदर कंपार्टमेंट्स है भाई, कुछ कुछ कंपार्टमेंट्स कमरे, ये सब तो नहीं आपको दिखता। तो इसने कैसे कंपार्टमेंट्स देख लिए होंगे? सोचो ज़रा, सोचो, कमेंट में बताओ उसने कैसे सोचा होगा, कैसे सोचा होगा? उसने एक सेल्फ डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप बताया था। माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम छोटी छोटी चीज़ों को देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? छोटी छोटी चीज़ों को देख सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम छोटी छोटी चीज़ों को देख सकते हैं। तो उसने क्या बनाया था? सेल्फ डिज़ाइंड, खुद डिज़ाइन करके माइक्रोस्कोप बनाया था, खुद डिज़ाइन करके माइक्रोस्कोप बनाया था। तो ठीक है, हाँ, रॉबर्ट हुक ने चांस, सबसे पहला पॉइंट क्या है, उसने चांस ऑब्जर्वेशन की थी, चांस डिस्कवरी की थी, मतलब जाने में उसे हो गई थी। और उसने किसके हेल्प की मदद से की थी? सेल्फ डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप, जो उसने खुद डिज़ाइन किया था। सेल्फ डिज़ाइन मतलब खुद डिज़ाइन माइक्रोस्कोप की मदद से उसने डिस्कवरी की थी, ठीक है। अब उसने डिस्कवरी की, आप बोले जा रहे हो दीदी आपने डिस्कवरी की, ये किया वो किया, कॉर्क देखा, उसका स्ट्रक्चर देखा, ये फंडामेंटल यूनिट लाइफ का क्या है क्या ये? तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो चैप्टर का नाम है ना, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसका है कौन? हमारी लाइफ का, प्लांट्स की लाइफ का, एनिमल्स की लाइफ का फंडामेंटल यूनिट क्या है? तो वो यूनिट है जिस बात का आपको इंतज़ार था, वो यूनिट है हमारा प्यारा सा छोटू सा सेल। क्या है? सेल। सेल क्या है? सेल ही हमारी बॉडी का, एनिमल्स की बॉडी का, प्लांट्स की बॉडी का, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, जितने भी बैक्टीरिया, चाहे छोटा से छोटा बैक्टीरिया हो, चाहे छोटी से छोटी चीज़ हो, चाहे बड़ी से बड़ी चीज़ हो, ठीक है, अगर वो लिविंग है ना तो वो सेल से बनी हुई है, ठीक है। हम किसी चीज़ को लिविंग कब कहते हैं? हम, अगर आपको बताना हो कि ये चीज़ लिविंग है कि नहीं है, तो आपको उसमें देखना पड़ेगा कि सेल है कि नहीं है, ठीक है। सबसे छोटी से छोटी चीज़ है ना, जो बैक्टीरिया, जो हम देख भी नहीं सकते अपनी आँखों से, उसमें कम से कम एक सेल होना ही चाहिए। अगर वो लिविंग है तो उसमें एक सेल होगा ही होगा, ठीक है। कि जो भी अब सब जो सारे जाने जितने भी अर्थ पे हैं, अगर वो लिविंग है तो उनमें एक मिनिमम में एक सेल तो है। और हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, उसमें बिलियंस ऑफ सेल्स है, बिलियंस ऑफ सेल्स, ठीक है, छोटे छोटे बिलियंस ऑफ सेल्स है। इसलिए अब इसको बेसिक फंडामेंटल यूनिट क्यों कहा गया? फंडामेंटल का मतलब मैंने बताया बेसिक, बेस, ठीक है। तो सबकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो कम से कम मिनिमम एक सेल के तो बने ही हैं। सब में सेल है, सब में सेल है, इसलिए इसको सब फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कह दिया। लाइफ मतलब कि जो जिंदा ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कम से कम एक सेल है। वो ही सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। मतलब कि जो लाइफ है ना हमारी, जो लाइफ जिससे हम जिंदा हैं, वो सेल ही है, ठीक है। वो नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होगा, वो नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं है, इसलिए ही वो ज़िंदा नहीं है। अब टेबल चेयर में ना सेल नहीं है, इसलिए वो ज़िंदा नहीं है। अगर सेल होता तो वो ज़िंदा होता, ठीक है। इसलिए ये लाइफ का फंडामेंटल बेसिक यूनिट है कौन? सेल, ओके। अब क्या हुआ? अब आगे बढ़ते हैं कि रॉबर्ट हुक ने ये जो, हम कहाँ पे देखें, उसने रॉबर्ट हुक ने कहाँ पे कहानी मारी थी कि उसने स्ट्रक्चर कैसा, हनीकॉम्ब के जैसा स्ट्रक्चर देखा कॉर्क कैम्बियम का, है ना। हनीकॉम्ब मतलब कि उसमें कॉर्क कैम्बियम में कंपार्टमेंट्स, छोटे छोटे कमरे देखे, छोटे छोटे से कमरे टाइप स्ट्रक्चर था। तो उसने उन बॉक्सेस को, उन कमरों को, उन बॉक्सेस को उसने क्या नाम दे दिया? सेल। कि हर एक बॉक्स एक एक सेल है, ठीक है। क्या नाम दे दिया? सेल। उसने 1665 में ये नाम दिया था, 1665 में। और अभी तक हम उसी 1665 में उसने जो
कंपार्टमेंट्स को नाम दिया था ना, वो अभी तक हम इसको सेल ही बोलते हैं, ठीक है। और ये जो सेल है ना, ये क्या लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड लैटिन एक भाषा है, ठीक है, बाहर के देश की भाषा है, और ये उस भाषा का एक वर्ड है, वो लैटिन का होगा शायद, हमारा रॉबर्ट हुक। तो ये एक लैटिन वर्ड है सेल, ठीक है। सेल कहाँ से? लैटिन भाषा का कोई वर्ड है सेल, ठीक है। और सेल का मतलब क्या है लैटिन में? सेल का मतलब है छोटे से कमरे, लिटिल रूम। लैटिन में सेल का मतलब है लिटिल रूम, ठीक है। इसलिए रॉबर्ट हुक ने उसमें कमरों जैसा स्ट्रक्चर देखा, इसलिए उसने उसको सेल नाम दे दिया। और ये सेल क्या है? एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है कि आगे क्या है कि उसकी जो डिस्कवरी है ना रॉबर्ट हुक की, वो स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट कहा गया है आपके एनसीईआरटी में, कि ये एक स्मॉल डिस्कवरी और इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट हो सकता है, में भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। स्मॉल छोटा सा, और आप बोलोगे एक सेल, ये तो आपको पता होगा कि हर एक लिविंग, आपको तो पता ही होगा ना कि सेल से बना हुआ है, और आप बोलोगे ये तो छोटी सी बात है, लेकिन उस टाइम पे 1665 जिसको किसी को पता नहीं था, ये फर्स्ट टाइम किसी ने डिस्कवरी की थी कि हर एक की बॉडी, किसी की बॉडी में छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं। यूनिट्स मतलब कि छोटे छोटे कमरे टाइप सेल होते हैं। ये तब किसी को भी नहीं पता था, ये फर्स्ट रॉबर्ट हुक था जिसने हमें बताया, ठीक है। तो उसकी तब के टाइम पे बोल सकते थे कि एक स्मॉल इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट हो सकता है। इनसिग्निफिकेंट माने कि जिसकी वैल्यू नहीं है, ठीक है, बट ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा हिस्ट्री ऑफ साइंस में, ये उसको नहीं पता था, ठीक है ना। ये आगे साइंस की हिस्ट्री में जो ये उसने डिस्कवरी की, ये साइंस की हिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है अभी भी, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि ये कोई फर्स्ट टाइम था ये आदमी फर्स्ट टाइम था जिसने लिविंग टिश्यू बताया कि ये कोई लिविंग थिंग है ना, लिविंग टिश्यू है, कोई लिविंग थिंग है ना, वो छोटे छोटे सेपरेट यूनिट से बनी होती है। ये किसने बताया था? हमारे रॉबर्ट हुक ने। किसने बताया था? हमारे रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। अब वर्ड सेल, और ये जो वर्ड सेल है ना, वो आज तक यूज़ किया जाता है, ठीक है। मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज करवाती हूँ ताकि आपके माइंड में इंट्रोडक्शन बैठ जाए। सबसे पहले क्या किया था रॉबर्ट हुक ने? रॉबर्ट हुक, ये डेट मैं बार बार लिख रही हूँ क्योंकि ये आपके आगे भी काम आएगी, 9th में ही नहीं, आगे भी काम आएगी बेटा जी। रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवरी की थी, किसकी? सेल की। कहाँ से की थी उसने? किसको डिस्कवर किया था? कॉर्क। और हाँ, आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये जो कॉर्क है ना, वो एक डेड सेल है, प्लांट का डेड सेल है। ये थोड़ा सा याद रखना कि ये डेड सेल है, होता है कॉर्क, ठीक है। और ये उसने कॉर्क की पतली स्लाइस पे वो स्टडी कर रहा था। उसने क्या देखा कि जो कॉर्क का स्ट्रक्चर है वो हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर से सिमिलर मिलता है, जैसा कि कंपार्टमेंट टाइप स्ट्रक्चर है। और ये कॉर्क क्या होती है? कॉर्क होती है कि ट्री के बार्क से जो चीज़ निकलती है ना, वो कॉर्क होती है। और ये एक डेड सेल है, ठीक है। उस पर उसने स्टडी की थी, और उसकी जो डिस्कवरी थी वो चांस डिस्कवरी थी, मतलब कि जाने में हो गई थी, ठीक है ना। किसकी मदद से की थी? सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप की मदद से की थी। और ये इसको कह सकते हैं कि स्मॉल इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट था, लेकिन ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है आज की हमारी साइंस में, ठीक है। अगर सेल नहीं पढ़ते तो टिश्यू नहीं आता, ऑर्गन्स नहीं आते, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम, ये सारी चीज़ें सारी सेल से राइज होती हैं, इनको बस सुन लो, इसको लर्न नहीं करना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि रॉबर्ट हुक ने इन बॉक्सेस को सेल नाम दे दिया। और जो सेल क्या है? एक लैटिन वर्ड है। और जो सेल का लैटिन में मतलब क्या है? छोटे छोटे कमरे, लिटिल रूम्स, ठीक है। चलो, अब हो गया, हमारी रिवीजन हो गई। अब हम पढ़ते हैं इसके एनसीईआरटी में आप लेके आई हूँ। अब अपनी बुक्स खोल लो। एक मिनट, वेट अ मिनट। चलो जी, एक मिनट, कलर चेंज करने दो। चलो, सबसे पहले क्या है
इंट्रोडक्शन है, क्या है, आपका चैप्टर 5th मैंने शुरू किया। वेल एग्जामिन आ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, जब थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को हमने एग्जामिन किया तो 1 मिनट, हाँ बस 2 मिनट रुको बेटा। वाइल एग्जामिन थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, जब हमने पतले से स्लाइस ऑफ कॉर्क को एग्जामिन किया तो रॉबर्ट हुक ने जब एग्जामिन किया तो रॉबर्ट हुक ने क्या देखा कि कॉर्क किसे रिसेम्बलेंस कर रही है, स्ट्रक्चर ऑफ ए हनी कॉम्ब, किसे रिसेम्बलेंस कर रही है, स्ट्रक्चर ऑफ ए हनी कॉम्ब की। ठीक है, रॉबर्ट हुक saw that the honey cork resembles the structure of a honeycomb consisting of many little compartments। honeycomb का कैसा स्ट्रक्चर है, लिटिल कंपार्टमेंट्स वो कंसिस्ट करता है। ठीक है, आप इधर लिखा हुआ है कॉर्क का कौन सा सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस है जो ट्री की बार्क से आता है, नेक्स्ट दिस वॉज इन द ईयर 1665 की बात है जब हुक ने ये चांस ऑब्जर्वेशन की थी। क्या की थी, चांस ऑब्जर्वेशन की थी थ्रू अ सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप, ये उसने सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप के मदद से डिस्कवरी की थी। रॉबर्ट हुक ने इन बॉक्सेस को सेल बोला। सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या, लाइट रूम। दिस में सीम टू बी वेरी स्मॉल एंड इग्निफिकेंट इंसिडेंट, ये लग सकता है कि बहुत छोटा और इसको वैल्यूलेस ना इंसिडेंट है, बट ये क्या वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारी हिस्ट्री ऑफ साइंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इसकी डिस्कवरी। ठीक है, दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था जिसने बताया कि लिविंग टिश्यू बना होता है सेपरेट यूनिट से। ठीक है ना, एक लिविंग टिश्यू में सेपरेट अलग अलग यूनिट्स होते हैं, यूनिट्स क्या, सेल दैट इज़ कंपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में भी देखेंगे ना तो छोटे छोटे कंपार्टमेंट होंगे, सेल होंगे, हर एक की बॉडी में होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये अभी आप छोड़ दो। और ये जो वर्ड सेल वर्ड का जो यूज़ है ना वो आज तक हो रहा है। देखो, डिस्क्राइब दीज सेल यूनिट्स इज बीइंग यूज्ड टिल दिस डे इन बायोलॉजी। आज के दिन भी सेल का वर्ड का यूनिट, हम सेल को सेल ही बोलते हैं, ये नहीं हमने उसका नाम चेंज कर दिया, ऐसा नहीं है, हम सेल को सेल ही बोलते हैं। फिर से पढ़ते हैं वाली एग्जामिंग है। जब रॉबर्ट हुक ने पतली से कॉर्क को एग्जामिन किया तो उसने क्या देखा कि उसका स्ट्रक्चर किससे कर रहा है, हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर से कर रहा है, जिसमें बहुत सारे लिटिल कंपार्टमेंट्स है। कॉर्क का क्या सब चांस होता है, जो बार्क ऑफ ट्री से अराइज होता है। ठीक है ना, ये 1665 की बात है जब हुक ने एक चांस ऑब्जर्वेशन की, चांस मतलब गलती से ऑब्जर्वेशन होगी, थ्रू ए सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप उसने देखा कि कॉर्क में क्या है, छोटे छोटे बॉक्सेस टाइप स्ट्रक्चर है। उसने उन बॉक्सेस को क्या नाम दिया, सेल नाम दिया। और सेल क्या है, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या है, लिटिल रूम, मतलब छोटा सा रूम। ठीक है, इसलिए उसने सेल नाम दिया। तो नेक्स्ट क्या है, ये क्या है, एक बहुत सी छोटी सी और वैल्यूलेस इनसिग्निफिकेंट का मतलब है जिसकी वैल्यू ना हो। ठीक है, वैल्यूलेस डिस्कवरी इंसिडेंट लग सकता है, लेकिन ये क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारी हिस्ट्री की साइंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है। ठीक है, अब ये क्या, ये पहली बार था जिसने बताया कि लिविंग थिंग्स में अलग अलग सेपरेट यूनिट से बनी होती है, लिविंग थिंग अलग अलग यूनिट से बने होते हैं। ठीक है ना, और सेल जो वर्ड का यूनिट आज तक टिल दिस डे इन बायोलॉजी किया जाता है। ये आपकी एनसीईआरटी कवर हो गई। ठीक है, और नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्टिविटी, ये पूरी एक्टिविटी कर लेंगे। और नेक्स्ट जो 5.2 एक्टिविटी है ना, ये नेक्स्ट 5.1 वाला हम पूरा कर लेंगे। और देखो, आपकी एक सिंगल लाइन भी नहीं छूटी है। अगर आप कुछ ना समझ आया हो तब भी नहीं, अभी तो मैंने आपको हर एक लाइन को पता नहीं 2 से 3 बार रिपीट किया होगा। अगर आपको अब भी नहीं कुछ समझ आया होगा तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा और बताइएगा मेरी फर्स्ट वीडियो कैसी रही। टेक केयर, बाय बाय।